हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जो शुरू हुआ था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब शुरू हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में शुरू हुआ था और 4 साल चला था। 1918 में जाके खत्म हुआ था। उसके बाद गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड लाया गया था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ऐसा कोई सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा था और इसके पहले गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड प्रिवेल कर रहा था, जिसे हम गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी कंसिडर करते हैं। तो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड का एक रिवाइव वर्जन था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लाया गया, जिसे हम कहते हैं गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था वहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड को रिवाइव किया गया था कुछ यूरोपियन कंट्रीज द्वारा। ठीक है, नॉट ऑन गोल्ड करेंसी बेसिस बट ऑन गोल्ड बुलियन बेसिस। वो गोल्ड करेंसी के बेसिस पे नहीं था, वो गोल्ड बुलियन के बेसिस के ऊपर था। इस कॉन्सेप्ट को, इस स्टैंडर्ड को कह सकते हैं कि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को ग्रेट ब्रिटेन ने 1925 में अडॉप्ट किया था। जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है ये एक मॉडिफाइड वर्जन है गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड का, जहां पे कोई सोने के सिक्के नहीं बनाए जाते। ठीक है, लेकिन जो करेंसी है वो कन्वर्ट हो जाती है इजीली गोल्ड बुलियन में या गोल्ड बार्स में। ठीक है, मतलब गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में क्या था कि सिक्के बनाने जरूरी थे, फुल बॉडीड कॉइन थी जिसकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू बराबर होती थी। ठीक है, जब हम उससे दूसरे वर्जन पे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दूसरा सिस्टम रिवाइव्ड वर्जन आया, तो भाई बड़ी तबाही हो गई थी। लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सोने के सिक्के प्रिवेल करा सके, तो वहां पे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड आया, जहां पे सोने के कोई भी सिक्के नहीं बनाए जाने थे और जो भी करेंसी प्रिवेल कर रही थी आपके देश की इकोनॉमी के अंदर, उसे इजीली आप गोल्ड बुलियन या गोल्ड बार में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो सर्कुलेशन में नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में सोने के सिक्के सर्कुलेशन में थे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे सोने के सिक्कों को सर्कुलेट नहीं किया गया था। यहाँ पे करेंसी को सर्कुलेट किया गया था जिसे आप इजीली गोल्ड बार्स में कन्वर्ट या गोल्ड बुलियन में कन्वर्ट करा सकते थे, लेकिन सोने का कोई भी सिक्का सर्कुलेशन में नहीं था। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो स्टैंडर्ड करेंसी थी उसकी जो यूनिट थी उसे एक्सप्रेस किया गया था डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन गिवन फाइननेस। जैसे फाइननेस में बोलते हैं ना 24 कैरेट, तो ये कैरेट जो है उसकी क्वालिटी फाइननेस बताता है। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसकी एक डेफिनेट क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर हर देश की करेंसी को हमने एक्सप्रेस किया था, एक स्टैंडर्ड बनाया था। Thus, gold does not act as a medium of exchange, but it remains a measure of value। तो उस जमाने में, उस टाइम क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था लेकिन मेजर ऑफ वैल्यू था, क्योंकि गोल्ड के कुछ क्वांटिटी से आप हर देश की करेंसी को वैल्यू कर रहे थे। सेकंड में कह रहे हैं कि कॉइनेज ऑफ गोल्ड इज नॉट अलाउड। सोने के सिक्के बनाना अलाउड नहीं था। पीपल के नॉट गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स एट द मिंट। मिंट वो जगह होती थी जहां पे आप सोना देकर के सिक्के बना सकते थे, मतलब गोल्ड बुलियन या गोल्ड बार देकर के उसको सिक्के में कन्वर्ट करवा सकते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ठीक, अगला पॉइंट है कि अदर फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे पेपर मनी या टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स वो होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है और फेस वैल्यू यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे आजकल 10 रुपए के और 20 रुपए के जो सिक्के हमारे देश में चल रहे हैं, उस कॉइन में लगे मेटल की जो वैल्यू है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, वो बहुत कम है, लेकिन बाहर जो फेस वैल्यू है बहुत ज्यादा है। सेम चीज फॉर पेपर मनी। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ मनी जैसे पेपर मनी और टोकन कॉइन्स आर नॉट फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है, उसके पीछे कोई पूरा का पूरा गोल्ड रिजर्व बैक्ड नहीं था। आज के देश में, इंडिया में, जो भी करेंसी प्रिंट होकर के सर्कुलेट होने के लिए आती है इकोनॉमी के अंदर, उसके पीछे पहले तो भाई गोल्ड को बैकअप रखा जाता था। अब क्या रखा जाता है? अब फॉरेन एक्सचेंज को बैकअप रखा जाता है। तो जितने वैल्यू का फॉरेन एक्सचेंज आप बैकअप करोगे, उतनी करेंसी आप प्रिंट करके आप सर्कुलेट करवा सकते हो। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट थी वो गारंटी, बट द गवर्नमेंट गारंटी इज फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इनटू गोल्ड बुलियन। तो सरकार जिम्मेदारी लेती थी कि आपकी जो भी करेंसी है हम उसे गोल्ड बुलियन में कन्वर्ट कर देंगे, इवन दो पेपर करेंसी और टोकन कॉइन्स जो इशू किया जाता था सरकार द्वारा, वो पूरी तरीके से गोल्ड रिजर्व द्वारा बैक्ड नहीं था, मतलब उसके पीछे कोई बैकअप नहीं रखा जाता था।
बैकअप का मतलब 1 लाख रुपए का सोना आपने रखा है अपने पास बैकअप में, तभी आप 1 लाख रुपए का आप क्या कर रहे हो, टोकन कॉइन्स या पेपर करेंसी इशू कर रहे हो, तो वहां पे बैकअप हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ऐसा बैकअप नहीं रखा था, लेकिन सरकार ने गारंटी दिया था कि वो आपकी करेंसी को गोल्ड बुलियन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है इज ऑलवेज रेडी टू बाय एंड सेल गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस। तो सरकार हमेशा तैयार रहती थी सोने को फिक्स प्राइस पे खरीदने और बेचने के लिए। एग्जांपल के तौर पे इंग्लैंड में 1925 में जब इंग्लैंड ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, 1925 से लेकर के 1931 तक जो करेंसी थी वो एक्सचेंज हुई थी गोल्ड बार्स में ऑफ 400 आउंसेस ईच वर्थ ऑफ 1560 यूरोस। मतलब 400 आउंस का गोल्ड बार की कीमत थी 1560 यूरोस, और ये एक्सचेंज हुआ था 1925 से लेके 1931 के बीच में। अगला फीचर है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। अब बात करते हैं मेरिट्स की। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के मेरिट्स क्या है? सबसे पहला, इकोनॉमी इन द यूज ऑफ गोल्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जो है उसकी यूज में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी था, बहुत सस्ता था। क्यों सस्ता था? ये कि जो गोल्ड कॉइन्स है वो सर्कुलेशन में नहीं था और कोई भी वेस्टेज नहीं था उस प्रेशियस मेटल का। जब आप सिक्का बना करके सर्कुलेट करते हैं ना, तो उसमें डिप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, और उस डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि उसके हिसाब में उसका वजन कम होता है। और आपको मालूम है कि सोने का 10 ग्राम का सिक्का है और 1 ग्राम अगर आज के रेट में उसका वजन कम हो गया तो आपका 5,000 5,500 का लॉस हो गया। ठीक है, मोर ओवर देर इज नो 100% गोल्ड बैकिंग ऑफ नोट इशू। दूसरी चीज कि जितना भी आप करेंसी नोट इशू करते थे उसका 100% आप गोल्ड का बैकअप रखते नहीं थे। तो आप क्या कर सकते थे कि उस सोने को आप दूसरे सही जगह इस्तेमाल कर सकते थे। तो जो आइडल पड़ा सोना होता था उसको अपने सही जगह इस्तेमाल में लगा दिया। दूसरा कह रहे यूज ऑफ गोल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो भाई वही चीज हुआ कि जब वहां से पैसा गोल्ड बच गया तो आपने क्या किया, उसे पब्लिक इंटरेस्ट में लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में क्या हुआ, ऑल गोल्ड इज नॉट केप्ट आइडल इन रिजर्व। ठीक है, उसको रिजर्व में नहीं रखा गया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहां पे भी गोल्ड का रिजर्व है। तो किसी भी फॉर्मेट में रिजर्व में नहीं रखा गया और वो प्रॉपरली पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। आगे कह रहे हैं ऑटोमेटिक वर्किंग। तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड की तरह गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता था। इफ डिमांड फॉर मनी फॉल्स, जब पैसे की डिमांड जो है वो फॉल करती थी, लोग क्या करते थे, गोल्ड खरीदना शुरू कर देते थे सरकार से। ठीक है, रिजल्ट क्या होता था कि जो गोल्ड रिजर्व्स है, एज अ रिजल्ट गोल्ड रिजर्व्स एंड दस द मनी सप्लाई विल फॉल। तो गोल्ड रिजर्व भी कम हो जाता था और मनी सप्लाई भी कम हो जाता था। इस तरीके से इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी विल बी स्टैब्लिश, और इससे प्राइस स्टेबिलिटी भी इंश्योर रहती थी। दिस इज ऑटोमेटिक वर्किंग। तो ये भी एक मेरिट है। अगला मेरिट है पॉइंट नंबर 4, दैट इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी। क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, तो जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी थी वो इजीली आप मेंटेन कर सकते थे इस स्टैंडर्ड में। ठीक है, पांचवा है इलास्टिक मनी सप्लाई। इन्होंने बोला कि इस सिस्टम में क्या था, क्योंकि करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं थी, इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। ठीक है, द मॉनेटरी अथॉरिटी कैन एक्सपैंड एडिक्वेट मनी सप्लाई बाय अ स्मॉल इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स। मतलब समझिएगा कि 1 लाख रुपए का गोल्ड रखा तो अब 5 लाख रुपए की करेंसी इशू कर सकते थे। इसका मतलब ये है आपका गोल्ड और ये है आपकी करेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी करेंसी इशू हो रही है वो पूरी तरीके से फुल्ली बैक्ड अप बाय गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, मतलब उसका पूरा बैकअप गोल्ड रिजर्व द्वारा नहीं है। तो थोड़ा सा रिजर्व बढ़ा करके आप ज्यादा करेंसी इशू कर सकते थे, तो बड़ी इलास्टिक मनी सप्लाई थी। ठीक है, सिक्स्थ वन इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस इसीलिए क्योंकि सरकार हमेशा रेडी रहती थी आपके टोकन मनी या पेपर करेंसी को, पेपर मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए एट फिक्स प्राइसेस। तो जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है उसमें मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस आया। लास्ट मेरिट है सिंप्लिसिटी। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड बहुत इजीली आप समझ सकते हैं और इकोनॉमिकल इन फंक्शन है। ठीक है, सस्ता भी है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम डीमेरिट्स की। तो बहुत सारे डीमेरिट्स हैं इसके, बहुत सारे, मतलब 4 डीमेरिट्स हमें दिख रहे हैं। जैसे पहला फेयर वेदर स्टैंडर्ड। सेम गोल्ड कॉइन की तरह है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती थी तो ये सही से काम करना बंद कर देता था, क्योंकि गोल्ड प्रेशियस मेटल है। इन्होंने बोला गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड की तरह जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम फेल हो जाता था, क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज कर देती थी। जैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जैसे वॉर पीरियड हो गया। ठीक है,
और जब डिमांड ऑफ गोल्ड इंक्रीजेज एंड द गवर्नमेंट रिजर्व्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट दिस डिमांड, जब लड़ाई झगड़े होते थे तो पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती थी। हर इंसान चाहता था कि भाई सरकार ने बोल रखा है, हमें गारंटी दे रखा है कि आप अपने टोकन मनी या पेपर करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वॉर हो जाता था तो सरकार ये पूरा रिजर्व डिमांड को मीटअप नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो ये डीमेरिट था। दूसरा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था इसमें। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड पूरी तरीके से बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के परफॉर्म नहीं कर सकती थी, फंक्शन नहीं कर सकती थी। इस तरीके से इट इज मैनेज्ड करेंसी सिस्टम, बिकॉज अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट टोकन मनी को मैनेज करती थी, पेपर मनी को मैनेज करती थी और गोल्ड रिजर्व को मैनेज करती थी। तो ये गवर्नमेंट मैनेज किया करती थी, तो ये करेंसी का एक मैनेज्ड करेंसी सिस्टम था। ठीक है। थर्ड वन इज अनइकोनॉमिकल। अब ये अनइकोनॉमिकल इसलिए हुआ, इनफ गोल्ड रिजर्व्स आर केप्ट, ठीक है, दे रिमेन आइडल एंड कैन नॉट बी पुट इन प्रोडक्टिव यूज। भैया अगर आप सोने को यूज नहीं कर रहे हो, उसे रखे ही मतलब आपने आइडियली अगर स्टोर करके रख दिया है तो भाई वो अनइकोनॉमिकल हो गया, आप उसको सही जगह तो यूज करो। और लास्ट डीमेरिट है लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो भाई जैसे फेयर वेदर स्टैंडर्ड में हमने समझा कि भाई सरकार पूरी की पूरी डिमांड को मीटअप नहीं कर पा रही थी, सेम चीज यहाँ अप्लाई हो रहा है कि जब लोग जा रहे थे कि भाई मेरे टोकन करेंसी को या पेपर करेंसी को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सरकार के पास तो पूरा बैकअप था ही नहीं गोल्ड का, तो कन्वर्ट कर नहीं पाती। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि लोगों का कॉन्फिडेंस कंपेरेटिवली कम था इसमें एज कंपेयर टू गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड। जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड था, लोगों का बहुत कम कॉन्फिडेंस था क्योंकि गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में नहीं थे और द करेंसी इज जनरली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड ओनली फॉर फॉरेन एक्सचेंज पर्पस एंड नॉट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो मैंने लास्ट की भी वीडियोस में आपको बता रखा है कि इसको आप कन्वर्ट तो करवा सकते हो, एक्सचेंज तो करवा सकते हो, लेकिन आप फॉरेन एक्सचेंज लेने के पर्पस में आप कन्वर्ट करा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।